नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आरएस जंक्शन पर आप सभी का। करंट अफेयर्स का हमारा आज दिनांक 20 अगस्त का अंक है। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम कवर अप करते हैं और उसके साथ साथ आपके पीआईबी, डीआईपीआर और डीडी न्यूज़ और बाकी बहुत से इम्पोर्टेंट जो भी चैनल्स हैं वहाँ से सारा कंटेंट हम लेने की कोशिश करते हैं जो आपके विशेष करके आरएएस, एसआई और बाकी अन्य जो आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर डेली अवेलेबल कराई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए लाभदायक है। तो अगर आप रेगुलर इसे देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, आप इसके लिए शेयर कर सकते हैं, लाइक इसे कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। आप सभी के लिए हमारा एक कोर्स भी है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर, जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का। तो जितने भी आपके, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपके हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इनके विशेष करके जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे क्विज फॉर्मेट में यहाँ पर हैं। 5000 से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि 100 से ज़्यादा पेपर्स के रूप में है। तो डेली अगर आप पेपर्स दें और उसकी प्रैक्टिस करें तो आपने जो अब तक तैयारी की है उसका भी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कितना बेटर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से आप बाकी बच्चों की तुलना में एक कदम एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं पहले पूछे गए पेपर्स में से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की, हमारे पहले करंट अफेयर्स के साथ में। तो दोस्तों, पंचायत निकायों के जो चुनाव हैं वो अब जल्द ही कराने की तैयारी होने वाली है। दरअसल हमारे जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा हाल ही में निर्देश दिए गए थे। तो पहले सरकार जो है एक देश एक चुनाव जो है, या एक राज्य एक चुनाव वाली बात यहाँ पर कर रही थी, और इसके क्रम में कहा जा रहा था कि आपके जो पंचायती निकाय हैं उनके चुनाव जो हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। तो दरअसल हमारे जनवरी 25 में अगर हम बात करें तो कई जो है निकाय, उनका यहाँ पर जो है कार्यकाल खत्म हो गया था। 6759 जो हमारे निकाय हैं, और मार्च 2025 में लगभग 704 निकाय का समय समाप्त हो चुका है। अब चूंकि 5 साल के भीतर, 5 साल होने के बाद में चुनाव कराना अनिवार्यता है, लेकिन यहाँ पर इसीलिए प्रशासक की नियुक्ति जो है सरकार के द्वारा की गई थी। अब जब आपके हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस तरह से बिना किसी संविधान संशोधन के या बिना किसी प्रावधान के लंबे समय तक चुनाव को रोका नहीं जा सकता, ठीक है, तो अब सरकार पर यह दबाव है, और इसीलिए यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो कि एक इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में काम करता है, उसने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में हमारी जो 11,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं और 150 जो शहरी निकाय हैं, उनमें चुनाव की घोषणा भी जल्दी ही हो सकती है। इसके अलावा जो सितंबर और अक्टूबर का महीना आ रहा है उसमें भी लगभग 3,847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और ऐसे में सरकार के ऊपर सीधा सीधा ये प्रेशर है। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग अब यहाँ पर सक्रिय हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता, ये भी आप याद रखना है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग बेसिकली आपके जो संविधान है उसमें बाद में जोड़े गए कुछ प्रावधानों के अंतर्गत काम करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकायों में निर्बाध रूप से निर्वाचन करवाना और वहां पर लोकतंत्र की बहाली करना, ये यहाँ पर इसका मूल उद्देश्य है, जिसको पूरा करने की कोशिश ये करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। तो जयपुर के 12वीं के अर्श चौधरी जो है, उन्होंने हाल ही में नायिका एआई चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है। तो महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और उस व्यवसाय को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए, मतलब उसके लिए न केवल कस्टमर्स ढूंढने से लेकर के और फंडिंग जैसे रेज करना, और उसको जो है महिलाओं को इससे, इसके अलावा और भी जो जानकारियां उनको चाहिए अपने जो भी बिजनेस है उसको चलाने के लिए, चाहे वो बैंक लोन की हो, चाहे वो उस सेक्टर में चल रही सरकारी निजी योजनाओं की हो, वो सारा देने का काम ये नायिका एआई चैटबॉट करता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक नवाचार है और इसीलिए ये नवाचार चर्चा में भी वर्तमान में है। तो इन्हें राजस्थान आईटी डे 2025 पर सरकार के एक्सेलरेशन प्रोग्राम में टॉप फाउंडर का खिताब भी मिला, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली एनसीआर में जो टाई स्टूडेंट समिट है, टाई स्टूडेंट समिट, इसमें भी इन्होंने जो है भाग लिया, और 400 से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको इन्होंने संबोधित भी किया। तो अर्श चौधरी कहाँ के हैं? जयपुर के हैं।
12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और इन्होंने ये एक नायिका एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो चैट की भाषा में जो है यहाँ पर महिलाओं को उनके नए बिजनेस को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं उन पर सलाह और जानकारी प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था कि प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान जो है वो चल रहा है। पिछले साल इस अभियान की शुरुआत की गई थी और 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस बार इसी लक्ष्य को बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया था। कुल मिलाकर के 5 साल में 50 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य यहाँ पर इसमें रखा गया है। तो ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। प्रदेश में अब तक 2.75 लाख स्थानों पर 10.21 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें 55 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो लगभग 37 लाख से ज्यादा और सामुदायिक स्तर पर देखें तो 9 करोड़ 83 लाख से ज्यादा पौधों का यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। दोस्तों, लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस हरियालो राजस्थान में वृक्षारोपण भी हुआ है। इस अभियान में शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ से ज्यादा पौधे, ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़, वन विभाग ने 2 करोड़, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 लाख पौधों का पौधारोपण किया है। तो पिछली बार जिलों के बारे में पूछा गया था एक एग्जाम में कि जो हरियालो राजस्थान अभियान है उसमें कौन सा जिला अव्वल रहा है और ये सारा। अब की बार हो सकता है आपको इनमें से भी कोई प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाए, तो ऐसे डेटा को आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ बात करते हैं। तो टीबी अर्थात जो ट्यूबरकुलोसिस है उस पर हमारी जो आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसको बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, उसने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन को WHO अर्थात जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक विशेष कार्यकारी एजेंसी है हमारे संयुक्त राष्ट्र की और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करती है, राहत देने आपदा के समय और बाकी जो भी हमारे महामारी और इनके दौरान, उसने जो है इनके रिसर्च को वैश्विक मान्यता दी है। ये रिसर्च टीबी की रोकथाम में उचित पोषण की उपलब्धता पर जो है प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है कि बेहतर पोषण टीबी मरीजों और उनके परिवारों पर सकारात्मक असर डालता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अध्ययन की सराहना की है और इसे अब अपनी वैश्विक टीबी नियंत्रण गाइडलाइन में सम्मिलित कर लिया है। तो अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व की स्वास्थ्य नीति के निर्धारण में भारत के अध्ययन जो है उनको भी महत्व दिया जा रहा है और ये चीज भारत के बढ़ते हुए महत्व को भी दर्शाती है। आईसीएमआर ने यह अध्ययन झारखंड के 4 जिलों में किया, ठीक है, और वहां लगभग 2800 से ज्यादा जो टीबी मरीज हैं उनके परिवारों को इसमें शामिल करके इस पे काम किया गया है। अगली खबर की बात करें तो गुयाना है एक देश जहां कृत्रिम अंग के कैंप का आयोजन किया गया। आप बोलोगे सर ये हमारे किस काम का? तो दरअसल 2024 में नवंबर दिसंबर की हम बात करें तो नवंबर 2024 में एक इंडिया कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कैरिकॉम कैरेबियन एरिया में जो हमारा जो खास करके जो दक्षिण अमेरिका का नॉर्थ एरिया है वहां पर स्थित देशों का पूरा एक क्षेत्र है, ठीक है। तो गुयाना जो है वहां पर यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में कृत्रिम अंगदान और फिटमेंट कैंप का शुभारंभ किया। दरअसल 10 से भी ज्यादा ऐसे क्षेत्र थे जिनमें सहयोग करने के लिए उस इंडिया कैरिकॉम जो सम्मेलन है उसमें बात की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और उसी क्रम में गुयाना कहाँ पर स्थित है अगर हम बात करें तो अगर ये हमारा दक्षिण अमेरिका है तो दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो स्थान है यहाँ पर गुयाना स्थित है। गुयाना की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय प्रवासी लोग भी रहते हैं, मतलब भारतीय मूल के लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहते हैं, ठीक है। यह पहल कैरेबियन क्षेत्र में भारत गुयाना मैत्री और जन केंद्रित कूटनीति का प्रमाण है। तो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है उसमें भी यह मदद करने वाली चीज है। इसके अलावा इस परियोजना को भारत की जयपुर फुट जो कि हमारे यहीं जयपुर से संबंधित है, ठीक है, डॉक्टर पीके सेठी के बारे में आप सबने सुना होगा, रामचंद्र और पीके सेठी, इन दोनों का इनका काफी योगदान है जयपुर फुट को लेकर के, ठीक है। और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति आपने देखा भी होगा, जो ट्राईसाइकिल्स और ये जब महिलाओं जो भी विकलांगों या दिव्यांगों को दी जाती है उसमें उनको भी जो है इसके द्वारा फंडिंग किया जाता है। तो एक समिति है जो दिव्यांगों के लिए काम करती है, ठीक है।
तो ये जयपुर से भी इनका सीधा सीधा संबंध निकल करके आता है। तो गुयाना में इस तरह का कृत्रिम अंग का कैंप जो है वो लाया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों हाल ही में हमारे अमरनाथ यात्रा 2025 जो है उसका आयोजन किया गया, और इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, इन दोनों के जो सहयोग है उससे हमारी अमरनाथ 2025 की यात्रा पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रही। जीरो वेस्ट जो है वो यहाँ से निकला, और जो कुछ वेस्ट निकला उसको सेग्रीगेशन और उसके साथ ही उसका निस्तारण भी प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो पूरी तरह जीरो लैंडफिल और प्लास्टिक फ्री ये रही है। यात्रा के दौरान लगभग 11.5 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न हुआ, जिसे पूरी तरह से कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग के जरिए निपटाया गया है। और 1600 से भी ज्यादा मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए थे। प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए लंगरों ने पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया। 15,000 से ज्यादा कपड़े और जूट के बैग यहाँ पर बांटे गए हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक लाओ थैला ले जाओ और बिन इट विन इट जैसी पहल यहाँ पर चलाई गई, और इसके माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया। तो जो परसुएशन होता है या समझाइश बुझाइश होती है, उसका प्रयोग करके यहाँ हमारी इस अमरनाथ यात्रा को प्लास्टिक फ्री करने की एक अद्भुत पहल की गई, और ये सफल भी यहाँ पर रही है। तो आपको याद रखना है कि अमरनाथ यात्रा 2025 पहली जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री तीर्थ यात्रा है देश की। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। खेलों की बात करें तो हाल ही में जो है हमारे दो आगामी बड़े टूर्नामेंट जो है, एक तो मेंस का जो एशिया कप है 2025 जो कि इस साल होने वाला है यूएई में, ठीक है, उसके लिए हमने हमारी टीम का ऐलान किया, और इसी के साथ जो वर्ल्ड कप वीमेंस का होने वाला है उसके लिए भी टीम का ऐलान किया। तो वीमेन वर्ल्ड कप के लिए हरमनप्रीत कौर जो है उनकी जो मेजबानी है या जिसको कह सकते हैं उनकी कप्तानी जो है उसके अंदर यहाँ पर आपकी टीम खेलेगी। वहीं पर बात करें एशिया कप में तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर भारतीय टीम की जो है घोषणा की गई है। तो मुंबई में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया। इस बार सूर्य कुमार यादव बने हैं आपके कप्तान, वहीं पर शुभमन गिल को पुनः वापसी करते हुए उप कप्तान यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इस बार एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी, और भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ ही खेलने वाला है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है, और ये प्रश्न पूछे जाने योग्य भी बनता है कि इस बार एशिया कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगली बात करें तो ओपन एआई, आप सभी जानते हैं ओपन एआई जो है चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। चैट जीपीटी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपको विविध प्रकार की सूचनाएं एक क्लिक पर अवेलेबल कराता है, उत्तर अवेलेबल कराता है। आप इससे वो सारे काम करा सकते हैं जो इसके डेटाबेस में अवेलेबल है। ठीक है, ओपन एआई ने भारतीय यूजर्स को देखते हुए उनके लिए एक किफायती सब्सक्रिप्शन प्लान जिसको चैट जीपीटी गो कहा जा रहा है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो उन्नत एआई टूल्स को अधिक सुलभ बनाने के लिए इसमें यह काम किया है। चैट जीपीटी गो में जीपीटी 5 जो कि नया वर्जन है, जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है जीपीटी की। तो जीपीटी 5 जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है चैट जीपीटी का, ठीक है, उसके द्वारा ये संचालित है, और ये 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट यहाँ पर प्रदान करेगा सभी यूजर्स को जो चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन करते हैं, और इसकी रेट भी लगभग 399 यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं हमारे। पहली बात है कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक एक था जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, और अब ये कानून बन गया है। 18 अगस्त 2025 को इसे मंजूरी मिली है। ये कानून क्या करेगा, तो जितनी भी हमारी खेल संस्थाएं हैं, जो भी खेलों से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स हमारे हैं, उनको किस तरह से गवर्नेंस किया जाना है उसके मानदंड तय करेगा, और जब भी कोई विवाद होगा तो ऐसे विवादों के निपटारे के लिए नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की बात भी ये करता है। तो पहले विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो विभिन्न खेल संघों,
खिलाड़ियों और संघों के बीच में होने वाले हैं। उनकी सुनवाई इस ट्रिब्यूनल में होगी और फिर उसके बाद में अपील की जा सकेगी किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल भी एक बनाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे खेल महासंघ है, इनके जब भी चुनाव होते हैं तो अक्सर ये विवादों में होते हैं और कोर्ट में काफी मामले जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाया जाएगा, जिस पैनल को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इन संघों का आयोजन जो है, चुनाव है उनका समयबद्ध तरीके से आयोजन करवाए। तो ये एक राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक अब कानून बन चुका है। इसी क्रम में एक नया कानून या जिसको बोल सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। पीछे जो आपने देखा वो साधारण विधेयक था, ठीक है, तो वो एक पूर्व में उपस्थित एक विधेयक में बदलाव करता है या जो भी करता है। यहां पर अब सरकार जो है क्या करने वाली है, कोई भी गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होते हैं, कौन, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या मंत्री, तो उनको पद से हटाने का कानून यहां पर बनाया जा रहा है। अब चूंकि ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, और इसी को देखते हुए 130वां संविधान संशोधन बिल या विधेयक यहां पर लाया जाएगा। इसको हाल ही में जो है इस पर चर्चा सरकार ने की है। अनुच्छेद 75 संसद के लिए, अनुच्छेद 164 विधानमंडलों के लिए और 239 ए केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के लिए, उनमें संशोधन करने की बात इसमें कही गई है। इसमें पीएम, केंद्रीय मंत्री, सीएम और जो हमारे राज्यों के मंत्री हैं उनको गिरफ्तारी के बाद 30 दिन में, मतलब अगर 30 दिन से ज्यादा कोई जेल में रह जाता है तो उनको हटाने संबंधी प्रावधान यहां पर इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसी के साथ में आपके जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल ये भी लाए जाएंगे, ताकि इसी चीज को हम जम्मू कश्मीर के जो दोनों टेरिटरीज हैं उनमें और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज मतलब जितने भी यूनियन टेरिटरीज वाले एरियाज हैं वहां पर लागू किया जा सके। क्लियर है? अब जब हम चूंकि संशोधन की बात ही कर रहे हैं तो इससे पहले के जो 2 संशोधन है उनको भी देख लेते हैं। 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने के लिए लाया गया था। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में आया, जहां से इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया है। तो रामनाथ कोविंद जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी और उसकी सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव जो है उसके लिए ये विधेयक लाया गया था, जो वर्तमान में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी या संयुक्त संसदीय समिति के पास में लंबित है। वहीं पर 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया था वो लोकसभा, विधानसभा और जो दिल्ली विधानसभा है उनमें 33% महिला आरक्षण की बात करता है, जो कि हमारी 2026 के बाद होने वाली जो भी जनगणना है, जो अब चूंकि उसकी शुरुआत होने वाली है अक्टूबर से, उस जनगणना की जो है बात करता है। तो अक्टूबर 2026 से उसकी शुरुआत होगी, उस जनगणना के बाद में जो भी डेटा आएगा उसके बाद इसे लागू करने की बात की जा रही है। तो ये विधेयक भी 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ, 21 सितंबर 2023 को पारित हुआ और उसके बाद में इसे मंजूरी भी मिल गई। ये 106वां संशोधन है। तो देखो 128वां विधेयक था, जबकि जो कानून बनाया वो 106वां संशोधन। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब तक जो 128 या 129 जो विधेयक लाए गए वो सभी पास हो गए, नहीं, इनमें से कई संशोधन विधेयक पास नहीं हुए और जो पास नहीं हुए उनको फिर काउंट नहीं करते। तो भले ही विधेयक 128वां था, लेकिन जो संविधान में बदलाव हुआ है वो 106वां हुआ है। तो जब हम बात करते हैं कि कौन सा अधिनियम, तो अधिनियम हो गया 106वां संशोधन अधिनियम, और पूछा कि विधेयक, तो विधेयक हो गया कौन सा, 128वां संशोधन विधेयक। तो विधेयक जब तक उसको अनुमति नहीं मिली उससे पहले की स्थिति है, और अधिनियम राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद की स्थिति है, ये ध्यान रखना है। तो विधेयक में 128वां है, वही अधिनियम में 106वां है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको बहुत क्लियर करके आपको चलना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी हाल ही में हमने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बात की, एक बार फिर से बात करते हैं। तो आईसीएमआर ने एक पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, ठीक है, पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया जिसका नाम है सेरेबो। और ये सेरेबो क्या करेगा, अगर किसी व्यक्ति के सिर में कोई ब्रेन इंजरी हो गई है और उसके आंतरिक रक्तस्राव हो रहा हो तो 2 मिनट में ये पता लगा सकता है। तो मतलब दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति के ब्रेन हेमरेज या रक्तस्राव सिर में होने की घटना का पता लगाने में ये डिवाइस बहुत मदद करने वाली है।
इसे ICMR मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटरीट जो कि भोपाल के एम्स में है, निमहांस जो इंस्टीट्यूट है, और बायो स्कैन रिसर्च, इन तीनों इंस्टीट्यूटों ने मिलकर के तैयार किया है। जहां MRI और सिटी स्कैन जो दो अन्य तरीके हैं जिनसे हम ब्रेन हेमरेज का पता लगाते हैं, एक है आपका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस पर बेस्ड जो आपका जितना भी हम करते हैं MRI, ठीक है, और दूसरा है सिटी स्कैन जिसको हम कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो, एक तो क्या हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और दूसरा हो गया कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इन दोनों जो है उनके द्वारा मशीन लाई जा बनाई जो है मशीनों से ये होता है। उनकी मशीनें बहुत बड़ी होती है, करोड़ों रुपए की होती है, और वो एक ही जगह स्थिर रहती है, जबकि ये डिवाइस पोर्टेबल भी होगी, ठीक है, और काफी सस्ती भी होने वाली है। इनमें नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसमें एक लर्निंग एल्गोरिदम है जिसके माध्यम से ये अपने रिजल्ट्स यहाँ पर दे पाती है। तो सेरेबो एक नई मशीन है, इसका नाम आप याद रखें, आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड गेम्स का आयोजन हुआ हाल ही में चीन के चेंगडू में, ठीक है, और इसमें भारतीय टीम ने कुल 3 पदकों के साथ में जो है अपना समापन किया, जो रिकॉर्ड था अपने आप में, जिनमें एक रजत था और 2 कांस्य थे। इस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वैसे तो नम्रता बत्रा पर, तो अब यहाँ पर हम समराइज कर रहे हैं। नम्रता बत्रा ने वुशु में 52 kg में रजत पदक जीता है, ऋषभ यादव ने पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य जीता, और आनंद कुमार वेल कुमार ने मेंस के 1000 मीटर स्प्रिंट इनलाइन स्पीड स्केटिंग ट्रैक इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ये 3 पदक यहाँ इन्होंने जीते हैं और ये अब तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने 2 पदक जीते थे और दोनों ही जर्मनी के कार्ल जुए में 1989 में जीते गए थे पावर लिफ्टिंग में। अब आप देखो 1989 से आज लगभग 35 साल से ज्यादा समय के बाद में जाकर के और हम यहाँ पर ये मेडल जीत रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट खबर देखते हैं, देविका सिहाग जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाल ही में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने अपने ही देश की 5वीं वरीयता प्राप्त ईशा रानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया है। इससे पहले भी वो 2024 में इंटरनेशनल सीरीज लेवल पर स्वीडिश ओपन और पुर्तगाल इंटरनेशनल के खिताब भी जीत चुकी हैं पिछले साल, और इस साल इन्होंने मलेशिया ओपन जो है वो जीता है। 20 वर्षीय देविका रानी जर्मनी में जो हमारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हुए थे उसमें कांस्य पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रही हैं। तो ये है देविका रानी। पूछे कोई भी आपसे देविका रानी तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनकी कुछ उपलब्धियां जो जो इन्होंने जीते हैं, चाहे वो आपका मलेशिया ओपन हो, चाहे स्वीडिश ओपन हो, चाहे पुर्तगाल ओपन हो, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सिंसिनाटी ओपन करके आपका जो है टेनिस टूर्नामेंट होता है और इसमें अब की बार के विजेता रहे इगा स्वाटेक और कार्लोस अल्काराज। पोलैंड के खिलाड़ी हैं इगा स्वाटेक, 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं, ठीक है। इन्होंने इटली की ही जैस्मिन पाओलिनी इनको हराया और 7-5, 6-4 से हरा करके और ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। ये WTA 1000 खिताब है, तो WTA के बहुत अलग अलग वर्जन्स होते हैं, चाहे वो 750 हो, चाहे वो 500 हो, ठीक है, तो इनका कद के हिसाब से ऐसा होता है। और अब सेरेना विलियम्स से ये पीछे हैं। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो उसमें वर्ल्ड नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर जो है वो छोड़ करके मैदान बाहर निकल गए और इसीलिए जो है इन्हें यहाँ पर जो स्पेन के कार्लोस अल्काराज हैं उनको यहाँ पर विजय मिली, ठीक है। तो अल्काराज ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन जीता है और इगा स्वाटेक भी यहाँ पर विजेता बनी। तो इगा स्वाटेक और ये कार्लोस अल्काराज, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इन दोनों को जो है यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर ये खिताब जीतने का मौका मिला है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स का अंक, जिसमें हमने एक एक खबर को बहुत बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश की है बिना आपका समय गवाए। रोजाना हम आपको हमारी एक क्लास दे रहे हैं, तो आपके ये 20 मिनट आप हमें दे दीजिए और उसके बदले में ये इतना सारा जो नॉलेज है जो कि आपको एनरिच करेगा, आपको परीक्षा में एक कदम आगे बढ़ा देगा बाकी बच्चों से, क्योंकि हर एक खबर पे पूरी बराबर मेहनत हमारे द्वारा की जाती है ताकि आपको मिले सबसे बेस्ट और आप एवरेस्ट जैसी जो ऊंचाई वाले दुर्गम पेपर हैं उनको जो है आसानी से क्लियर कर सके। तो
उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके मुझे बताइए, जैसा भी आपका फीलिंग है, आपके मन में जो भाव उमड़ रहे हैं उनको आप जरूर जो है एक्सप्रेस करें, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। ग्रैटिट्यूड अगर किसी चीज़ के प्रति है तो उसे हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे चरित्र को महान बनाता है, व्यक्तित्व को मजबूत करता है और हमें सफलता के पथ पर अग्रसर भी करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।